हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं नीट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व नीट 2024 नीट का 2024 नीट का PYQs हम करने वाले हैं। किस सेक्शन का PYQs करेंगे? ऑफ कोर्स बायोलॉजी का ही करेंगे। बायोलॉजी में भी वी आर गोइंग टू टैकल बॉटनी टुडे। ठीक है, बॉटनी का PYQ करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन द गिवन फिगर विच कॉम्पोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि किस कॉम्पोनेंट का ABCD 4 कॉम्पोनेंट्स है, इनमें से किसका आउटर वॉल थिक है और इनर वॉल जो है वो इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल थिन है। तो देखिए कंपोनेंट ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एपिडर्मल सेल। कंपोनेंट बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सिडियरी सेल। कंपोनेंट सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गार्ड सेल। कंपोनेंट सी रिप्रेजेंट व्हाट? गार्ड सेल। एंड कंपोनेंट डी रिप्रेजेंट स्टोमेटल पोर। ठीक है, कंपोनेंट डी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोमेटल पोर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है कि द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकेंड, है ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्टोमेटा का जो आउटर वॉल है वो कैसा है? थिन है, और जो इनर वॉल है वो कैसा है? वो थोड़ा थिक है। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो रिलीज की गई है किसके द्वारा। तो जो लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज है दैट इज रिलीज्ड बाय IUCN के द्वारा लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो रिलीज की जाती है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। दिस इज द फुल फॉर्म फॉर व्हाट? फुल फॉर्म फॉर IUCN। तो IUCN ही क्या करता है? एंडेंजर स्पीसीज की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है और उसको रिलीज करता है। और एंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, फिर हमें उन्हें क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है एक्सटेंशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है कि टाइप ऑफ कंजर्वेशन बताइए जिसमें जो थ्रिएटेड स्पीसीज होते हैं, जो ऐसे स्पीसीज हैं जिनका नंबर बहुत कम रह गया है, वो स्पीसीज को क्या किया जाता है? टेक आउट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट से और प्लेस किया कहा जाता है? स्पेशल सेटिंग में प्लेस किया जाता है। तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है ex-situ कंजर्वेशन, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये तो DNA एप्लीकेशन का मेथड है, ये तो होगा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम किसी नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमारे इनकमिंग जनरेशन के लिए भी बच जाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन नहीं होगा। इन सीटू में क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ से निकालते नहीं है। लेकिन ये तो निकालने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ex-situ दिया हो तो ex-situ ज़्यादा बेटर है, नहीं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से आप किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन ऑफ डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। सही बात है, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो ये बात कही गई ना कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम अलील बोलते हैं। और वो जो फैक्टर्स अलील हैं उनमें से एक जो अलील होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। ठीक है, अगर वो क्या हो, अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। हेट्रोजाइगस मतलब इस तरीके से। ठीक है ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। नेक्स्ट बोल रहा है अलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर्स एज सच इन F2। ऐसा कोई बात नहीं है। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, बिल्कुल सही बात। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, एग्जैक्टली ट्रू। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी बात सही है कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमें क्या सबसे पहले मिलता है? एक ही कैरेक्टर मिलता है, टॉल प्लांट ही मिलेगा। जैसे हमने
कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर मिला, ठीक है। फिर अब जब F2 में जाएंगे तो मिलेगा दोनों का, ठीक है, लेकिन नॉर्मली एक का मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी को छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा। तो इन सब में बी 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 दिया है, ये नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है कहाँ, बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर किसके एक्शन से, तो इसका आंसर होता है परमीएज के एक्शन से, ठीक है। देखिए ये लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, लैक ओपेरॉन में लैक्टोज जो है उसको ब्रेक करके, बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को ब्रेक करती है किसके मदद से, आपके एक एंजाइम की मदद से, विच इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, और उसकी मदद से ब्रेक करके लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फिर उस ग्लूकोज का अपटेक जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो ग्लूकोज का अपटेक बैक्टीरियल सेल में कैसे होगा, जब परमीएज एंजाइम फॉर्म होगा। परमीएज एंजाइम कब फॉर्म होगा, परमीएज एंजाइम तब फॉर्म होगा जब आपका कौन सा जीन, जब आपका वाई जीन जो है वो काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा, तब होगा, ठीक है। जब वाई जीन काम करेगा तब परमीएज एंजाइम बनेगा, और तब ये परमीएज एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को परमिएबल बनाएगा ग्लूकोज के लिए, ठीक है, या उसके मीडियम में जो भी प्रेजेंट है चीज़ें, रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, उसके लिए परमिएबल बनाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो जेड जीन है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, ठीक है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड, मतलब लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए। लैक्टोज को किस में तोड़ेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा, ठीक है। जो वाई जीन है वो कोड करता है परमीएज के लिए, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू बेटा गैलेक्टोसिडेज। यही सही आंसर है आपका। और जो ए जीन है ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा लैग ओपेरॉन को, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर इसमें कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं समझ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको बना दूंगी, या अगर मेरे पास होगा तो मैं टैग कर दूंगी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 106 में कि मैच करना है। मैच करने में क्या करना होता है बेटा, मैच करने में सही बातें बतानी होती हैं। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम जो है एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम अ बैक्टीरिया यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड। किस लिए यूज़ किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम, बैक्टीरिया यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड कमर्शियली, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको कॉमनली सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं, सेरेविसी SIVISIAE, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक। ये एक ईस्ट है, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं इसको। और ये किस लिए काम आता है, शुगर के फर्मेंटेशन के लिए काम आता है। शुगर का फर्मेंटेशन करके एथेनॉल और CO2 के प्रोडक्शन के लिए काम आता है, ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है ये किस चीज़ में काम आएगा, एथेनॉल प्रोडक्शन में काम आएगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये एक फंगस है, ठीक है। और ये फंगस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। लास्ट बच गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल। तो देख लीजिए ए का थ्री किस में है, इसमें है और इसमें है। बी का वन इसमें भी है, इसमें भी है। सी का फोर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो गया, ये होगा ही नहीं दोनों, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड हॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक इक्वेशन दिया हुआ है dN/dt इज इक्वल टू RN K - N/K। ये कैसा इक्वेशन है, ये आपका ग्रोथ का इक्वेशन है, ठीक है। जब आप डेंसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, पॉपुलेशन वाला चैप्टर, तो उसके अंदर ये इक्वेशन दिया हुआ है, वर्ल्ड पर इक्वेशन ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो K है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो K रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी। K रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी, K रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी।
और कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है बेटा जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट अ गिवन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। ठीक है, एक इन्वायरमेंट जो है, एक गिवन इन्वायरमेंट कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम इसको क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए एक रूम है, उसमें आप मैक्सिमम कितने लोगों को रख सकते हैं, उनको खाना पानी हर चीज़ की व्यवस्था देके कितने लोगों को रख सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोल देंगे उस रूम का। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट में आप एक जगह कितने ऑर्गेनिज्म को ईजिली रख सकते हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें क्या होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, एंड वो रीजन कौन कौन से हैं, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम बताना है आपको कौन कौन से रीजन होते हैं। तो देखिए, आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए में 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। क्या क्या, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर। अब आपको क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक पूछ रहा है। तो 5 प्राइम एंड पे सबसे पहले क्या है, प्रमोटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है, फिर टर्मिनेटर है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएंगे कोडिंग स्ट्रैंड पे, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी है कि the promoter is said to be located towards 5 prime end which is upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand and it is a DNA sequence that provide binding of site of RNA polymerase. बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो 5 प्राइम एंड हम किसके बेसिस पे लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेके लेते हैं। ठीक है, आप टेम्पलेट स्ट्रैंड मत ले लीजिएगा। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell is an example of। ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये डी डिफ्रेंसिएशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, 3 टर्म है समझिए, एक है डिफ्रेंसिएशन, एक है डी डिफ्रेंसिएशन और एक है री डिफ्रेंसिएशन। 3 टर्मिनोलॉजी है, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और री डिफ्रेंसिएशन। तीनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, डी डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो क्या, डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन मतलब कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, टिश्यू था, उसने डिवीजन करके अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन को गेन कर लिया, उसको हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट हो जाना। ठीक है, अगर कोई इंसान है और उसने क्या किया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टर बन गया, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया कि वो क्या करेगा, वो अब लोगों का इलाज करेगा, तो वो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। तो डिफ्रेंसिएशन मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड टू स्पेशलाइज सेल, स्पेशलाइज बन जाना, सेल का स्पेशलाइज बनना। ठीक है, और जब सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो उसकी डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल, एपिकल मेरिस्टेम टू पैरेंकाइमा। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो एपिक्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम पे प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, पैरेंकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का यही मतलब हुआ। डी डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है, डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मान लीजिए पैरेंकाइमा टिश्यू है, उसके पास तो एबिलिटी खत्म हो गई थी ना डिवीजन करने की, अब उसने क्या किया, अब उसने वापस से एबिलिटी को गेन कर लिया, डिफरेंशिएट वापस से डिवाइड करने की एबिलिटी को अगर वो गेन कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज से मेरिस्टेमेटिक सेल वापस से बन जाएगा, स्पेशलाइज से फिर क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, फिर उनको स्पेशलाइजेशन, अब डॉक्टर बन तो गए लेकिन उनको स्पेशलाइजेशन करना है तो वो वापस से पढ़ाई शुरू करते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन में कि हम स्पेशलाइजेशन से वापस से कहाँ आएंगे, इनिशियल स्टेज पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ एबिलिटी डिवीजन की रीगेन हो जाएगी, जैसे पैरेंकाइमा टू कैम्बियम। नेक्स्ट है री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, अगर आपके डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में वापस से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू वापस से स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे री डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो यहाँ भी एबिलिटी ऑफ डिवीजन खत्म हो जाएगी, कैम्बियम टू सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म फुली डेवलप पैरेंकाइमा। तो पैरेंकाइमा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है भाई, डी डिफरेंशिएशन में ही तो हो रहा है। ठीक है ना, ये हुआ पैरेंकाइमा टू कैम्बियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110।
बोल रहा है राइजोपस, अस्टालिगो, पक्सीनिया एंड एगैरिकस। तो एगैरिकस तो एक मशरूम है, कुछ बोलने की बात ही नहीं है। इसके बाद है आपका पक्सीनिया। तो पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया आपका एक रस्ट फंजाई है, ठीक है। पक्सीनिया क्या है? रस्ट फंजाई है। नॉर्मली क्या होता है, जो आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं, वीड्स वगैरह, उसमें रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है पक्सीनिया की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपका ए का जो है वो हो जाएगा 3, ब्राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड होता है, और बी ऑस्ट्रेलिगो बचा है जो कि एक क्या है, स्मट फंगस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ये हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है ना? ओके, कोई टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको एक दो चीज़ें भी पता है तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि एक पीस ऑफ डीएनए है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करें, एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालें तो उसका फेट क्या होगा। देखिए मतलब उसका जो फाइनल फेट है वो क्या होगा। जो पीस ऑफ डीएनए है वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। नहीं, पीस ऑफ डीएनए अपने आप कैसे मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो तब तक नहीं मल्टीप्लाई करेगा जब तक वो जो आपका प्रोजेनी सेल है या जो आपका होस्ट सेल है उसके अंदर जाके उनके डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं डिवीजन करेगा, ठीक है। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, बिल्कुल सही बात। इट मे मल्टीप्लाई एंड द इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, वो मल्टीप्लाई करके होस्ट के डीएनए के साथ क्या हो सकता है, इनहेरिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द एलियन, हाँ तो ठीक तो है, जो नॉर्मल आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो आपका होस्ट सेल का क्रोमोसोम है वो उसका इंटीग्रल पार्ट थोड़ी है, वो तो बाद में आके इंटीग्रेट हो रहा है ना, ठीक। शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, बिल्कुल इट कैन रेप्लिकेट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए तो होगा नहीं, तो ए वाला तो पहले ही हटा दीजिए, ठीक। आपका बी सी डी ई है, तो अच्छा, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये एबिलिटी टू रेप्लिकेट तो तब शो करेगा ना बेटा जी जब ये इंटीग्रेट होगा। अगर इंटीग्रेट नहीं हुआ तो कैसे शो करेगा, तब तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या लगता है आप लोगों को, इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक इसका आंसर जो है वो बी एन सी हो जाएगा, ठीक है, बी एन सी हो जाएगा, ई नहीं होगा। तो इसका आंसर ये है, ठीक। 111 क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है क्या, मैच करने के लिए, इजी है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है साइट ऑफ फॉर एक्टिव आरएनए राइबोसोमल सिंथेसिस, बिल्कुल न्यूक्लियोलस में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, सबको पता है। सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट होता है इसमें, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होता है। गोल्गी अपैरेटस जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के पैकिंग वगैरह में और उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 इधर है और इधर है, बी का 2, बी का 2 इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ एक स्लाइड लगाई, एक डायग्राम लगाया है, इसमें अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स हैं और उनका फंक्शन बताया गया है कि उनका क्या काम है। आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ठीक है। ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम जो है वो कैसे प्लेस्ड है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये किस तरीके का फ्लावर है। तो भाई देख लीजिए किस तरीके का फ्लावर है। आपका कौन सा 2 डायग्राम है यहाँ पे, एक सी है और एक बी है। तो बी और सी कैसा है, हाइपोगाइनस है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक मिनट, हाइपोगाइनस नहीं है, ये दोनों ही, जस्ट अ मिनट,
ये दोनों ही क्या है, पेरीगाइनस है। बी और सी दोनों ही क्या है, पेरीगाइनस है। तो ये देखिए बी, ए और बी ये दोनों ही क्या है, ये दोनों पेरीगाइनस है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का ए। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी पूछता है कि जो हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, एपीगाइनस है, डायग्राम के हिसाब से भी पूछेगा और ऐसे भी पूछेगा कि एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जो पहला वाला है ये है आपका हाइपोगाइनस। इसमें जो गाइनोशियम है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन। देखिए गाइनोशियम जो है वो कहाँ है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और दूसरे पार्ट्स क्या होते हैं, उसके नीचे हैं। देखिए आपका जो स्टेमन है, कार्पेल है, पिस्टिल है, वो सब क्या है, वो उसके नीचे है, ठीक है। तो ओवरी ऐसे में क्या बोलते हैं, एक मिनट में ज़रा सा मिटा देती हूँ उसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरी जो है ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। कैसी कंडीशन में, आपके हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। याद रखिएगा, सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस फ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। ये तीन है इसके एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए पेरीगाइनस। पेरीगाइनस किसको बोलते हैं, अगर गाइनोशियम जो है सिचुएटेड हो इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के रिम पे अदर पार्ट्स जो हैं वो लोकेटेड है। देखिए थैलेमस के रिम पे मतलब कॉर्नर पे लोकेटेड है, और ये जो गाइनोशियम है वो कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन प्रेजेंट है। तो इसको हम पेरीगाइनस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। ये ओवरी कैसी है, ये हाफ इंफीरियर ओवरी है, ठीक है। किसके किसके अंदर पाया जाता है, यही यहाँ आपको पूछा है, किसके किसके अंदर पाया जाता है, ये प्लम, रोज और पीच में पाया जाता है। कहाँ, प्लम, रोज एंड पीच में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईपीगाइनस, ये लास्ट वाला ईपीगाइनस। ईपीगाइनस की कंडीशन में क्या होता है, Thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Other parts of the flower arise above the ovary. Other parts of the flower arise above the ovary. ये रही ओवरी, और बाकी सारा पार्ट क्या होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है ना। इंफीरियर ओवरी हो जाती है यहाँ पे। ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर ओवरी होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर, गवावा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर। क्या क्या है, गुआवा, ककम्बर एंड सनफ्लावर, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही पेरीगाइनस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान ही क्या होता है, स्पाइनल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। देखिए ये है मेटाफेज का डायग्राम, मेटाफिजिक प्लेट पे हैं। ये रहा आपका काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर, दे आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आपके बीच में। और ये दोनों आपके जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको अटैच करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर है, ये कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर से। ये रहा आपका स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर कौन सी स्टेज में अटैच्ड है, आपके मेटाफेज स्टेज में अटैच्ड है, सीधी सी बात है, ठीक है। डायग्राम में दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म क्यों होती जा रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, सही बात है। को एक्सटिंक्शन की वजह से, को एक्सटिंक्शन मतलब अगर एक वैरायटी किल हुई तो उसके साथ जो वैरायटी या जो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिज्म में रह रहा है वो भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ये भी रीज़न है। म्यूटेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है क्या, देखेंगे अभी। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से तो होता है। माइग्रेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस थोड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अर्थ पे रहेगी ना, लॉस नहीं होगी। तो ई तो नहीं होगा। तो ई वाला जो ऑप्शन है उसको तो हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है। और ए बी और डी, ए बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाता है। म्यूटेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा, थोड़ा उसमें चेंज हो सकता है कुछ, वो भी तुरंत से नहीं होता है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स तक थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होता है तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ए बी और डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजिथीन अ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, बिल्कुल पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है किसका, ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना। लेसिथीन जो है ये हमारे टिश्यूज में पाया जाता है और ये फॉस्फोलिपिड है। और
जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा प्लग इन कर लूँ। ओके ओके सो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो आपका लेसिथीन है, जो कि क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारे सेल, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है हमारे सेल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, वेलिसनेरिया जो है ये वाटर पॉलिनेशन होता है वेलिसनेरिया में। ठीक है, तो जब वाटर पॉलिनेशन है तो इसको कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने की ज़रूरत नहीं है। कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग होने की ज़रूरत कब होती है, जब बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तब इसकी ज़रूरत होती है। तो ये तो नहीं है, ये तो गलत बात है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाटर लिली का जो फ्लावर होता है वो पानी में तो मिलता है, लेकिन वो पानी के ऊपर फ्लावर रहता है, उसके जो स्टेमन्स वगैरह रहते हैं वो ऊपर एयर में एक्सपोज रहते हैं, इसमें एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलिन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। सही बात है, पॉलिन ग्रेन को अगर वेट कर देंगे तो वो तो डूब जाएगा पानी के अंदर, तो उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग करके क्या किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। पॉलिन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, बिल्कुल करेक्ट। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलिन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इनसाइड वाटर रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन्स जो है वो ऐसे तैर के जाते हैं और फिर वो जाके फ्यूज़ करते हैं। तो क्या क्या बात सही है, बी सी डी और ई सही है। देखिए ए छोड़ के बाकी सारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसका को फैक्टर क्या होता है, उसका को फैक्टर होता है जिंक। जिंक इज द को फैक्टर। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो मेटल आयंस का इस्तेमाल करते हैं एज अ को फैक्टर, जैसे कि जिंक जो है वो को फैक्टर है किसका, आपके प्रोटीयोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि जिंक जो है वो को फैक्टर है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का। ये सब आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स लगा रही हूँ कि आपको पता चले, को फैक्टर के बारे में पढ़ना हो तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is classical example of, ये क्या है, एंजाइम इनहिबिशन का क्वेश्चन है। सक्सिनिक डिहाइड्रेज इनहिबिट कर दिया जाता है किसके द्वारा, मैलोनेट के द्वारा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब है कि आपका कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो क्या करे, जो आपके सबस्ट्रेट के साथ क्या करे, कंपटीशन करे और फिर उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे आके खुद ही बाइंड हो जाए। तो देखिए ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। और इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रेज बाय मैलोनेट रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन कॉल्ड एज, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अच्छा चलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या मतलब है ये समझिए। देखिए जब कोई इनहिबिटर, ठीक है ना, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके क्या बनाता है, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। पहले क्या बनाता है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेज होता है, फिर ये क्या बनता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, यही होता है। अब क्या होगा, अगर कोई इनहिबिटर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए एक इनहिबिटर आ जाए आई, जो कि कैसा हो, बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा ही हो। मान लीजिए कि ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका इनहिबिटर है, ये कैसा है, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा ही है। तो एंजाइम अब कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको इधर बाइंड होना है कि इधर बाइंड होना है। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसके साथ बाइंड कर लेगा। मान लीजिए इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट से ना बाइंड करके एंजाइम और इनहिबिटर के साथ बाइंड कर लेगा। और जब इसके साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये इस काम को आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। इस तरीके की इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। यही है आपका आंसर, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पाइसम, सेसबेनिया और कैसिया ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। धतूरा जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। देखिए मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली ये तीनों एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है इसका मतलब आप इसको अगर रेडियस पे से कट करेंगे, सॉरी बाइलेटरल नहीं, रेडियल सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। अगर आप रेडियस पे से कट करेंगे तो दो बराबर हिस्सों में काट पाएंगे। और जाइगोमॉर्फिक मतलब जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है या तो ये या तो ये, ऐसा सिंबल होता है जाइगोमॉर्फिक का। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक है पाइसम, सेसबेनिया और कैसिया, ये तीनों जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसमें से हरदम सवाल पूछते रहते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री, दो बराबर हिस्सों में कटेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये जो बाकी तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, पाइसम, सेसबेनिया और कैशिया, ये जाइगोमॉर्फिक हैं। दतुरा, चिल्ली और मस्टर्ड ये क्या है? रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइक माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। बिल्कुल सही बात है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिनॉमल कॉम्प्लेक्स। ये बात भी सही है। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग लैप्टोटीन, तो देखिए ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। सही बात है, करेक्ट। इसके बाद सिनोप्टिनॉमल डिप्लोटीन स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ आ जाइए, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिनॉमल कॉम्प्लेक्स विच इज रिटन ओवर हियर। दोनों की दोनों बातें क्या हैं? दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये मैंने यहाँ क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये जो स्लाइड मैंने यहाँ, ये जो आपका एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट इधर प्लेस किया है मैंने, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से इतने सवाल पूछे जाते हैं, इतने सवाल पूछे जाते हैं प्रोफेज 1 में से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे सेल डिवीज़न क्लास 11 कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, सेल साइकिल, वहाँ से आपको इसका डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस शुरू हो जाती है, सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस एंड हो जाता है, कियाज्मा विजिबल होता है, कियाज्मा फॉर्मेशन हो जाता है। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? प्रोफेज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पिंक फ्लावर, पिंक स्नैपड्रैगन प्लांट वॉज क्रॉस्ड विथ रेड स्नैपड्रैगन प्लांट। क्या किया गया? एक पिंक स्नैपड्रैगन को रेड स्नैपड्रैगन से क्रॉस किया गया। अच्छा, पिंक मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, यही ना, और रेड मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर, और अगर स्मॉल आर स्मॉल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाइट स्नैपड्रैगन हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि फिनोटाइप बताइए कि प्रोजेनी में क्या फिनोटाइप होगा। ओके, तो यहाँ से तो दो गैमेट बन जाएंगे बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ से तो एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो जो प्रोजेनीज बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे? ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, और ये यहाँ कैपिटल आर रख लीजिए, तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब 50% प्रोजेनी आपके कैसे होंगे? 50% होंगे रेड, और 50% कैसे होंगे? 50% होंगे पिंक। समझ आ रही है बात? तो देखिए कैसा होगा, रेड और पिंक होना चाहिए। ओनली पिंक फ्लावर नहीं भाई, रेड पिंक एज वेल एज वाइट बिल्कुल नहीं, ओनली रेड बिल्कुल भी नहीं, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर बिल्कुल सही। तो 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेनकाइमा भी क्या होता है? कॉलेनकाइमा भी लिविंग ही होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम विसल
बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। बात तो ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जाइलम वेसल की कमी होती है और एंजियोस्पर्म का जो है वो फीचर है कि उनमें जाइलम वेसल पाया जाता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में जो है ना क्या होता है, लैक होता है जाइलम वेसल, ठीक है। जाइलम वेसल जो है जिम्नोस्पर्म में, जाइलम वेसल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, लैक होता है। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें जाइलम ट्रैकी जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है मेनली। और जो आपका एंजियोस्पर्म है इनमें जाइलम वेसल होता है और वो कंडक्शन का काम करता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है निटेल्स ऑर्डर, इनमें क्या होता है, जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन CRY1AC। ठीक है, ओके सही बात है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बी थेरोजेनेसिस। हाँ बिल्कुल होता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में बैक्टीरिया थेरोजेनेसिस में। हाउएवर जब ये इंजेस्ट किया जाता है इंसेक्ट के द्वारा तो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, होता है ड्यू टू एसिडिक पीएच। ना एसिडिक पीएच नहीं, ड्यू टू अल्कालाइन पीएच। क्या होता है, इंसेक्ट के गट के अल्कालाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव होता है, एसिडिक की वजह से नहीं। तो ये तो हो गया गलत, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए क्या कैटेगरिया नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। स्पोर फॉर्मेशन क्राइटेरिया होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, अलग अलग तरीके के फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं। माइसेलियम का मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कि सेप्टेट है, एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, उस हिसाब से भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम फंगस का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उसमें हम क्या क्लासिफिकेशन करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक बोलिए या नॉर्मली सैप्रोफाइट्स बोलिए, ठीक है ना। इनमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो इसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। सीधी सी बात है, इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। बाकी सब भी आप देख सकते हैं लेकिन आंसर इज टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के लिए किसकी जरूरत है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। CO2 तो चाहिए। ATP चाहिए जो कि लाइट रिएक्शन के समय बना था। NADPH भी चाहिए जो कि लाइट रिएक्शन के समय बना था। तो C, D और E ये तीनों हो जाएंगे आपके आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेट लेवल ऑफ स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस होता है, ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। हेंस मोर टाइम वॉज अवेलेबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं ज़्यादा सीजनल थोड़ी होता है। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, बिल्कुल। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोमोट नीश स्पेशलाइजेशन, यस। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ज़्यादा बदलता नहीं है, ज़्यादा सीजन्स नहीं होते हैं। तो ये बात तो सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी छोड़ के बाकी सारा सही है। तो देखिए बी किस में नहीं है, बी इसमें नहीं है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी सीखिए। अगर एक ऑप्शन आपको पता चल गया कि गलत है तो उसको हटा के आप अपने आंसर तक भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर। तो ये आपका NCERT का डायग्राम है। सीधी सी बात, क्या बोल रहा है, पार्ट बताना है। कौन सा पार्ट, जिससे रूट डेवलप होता है। सीड जर्मिनेट करता है तो वो उसका डेस्टिनी क्या है, सीड जर्मिनेट करेगा तो वो पार्ट रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी ऑल नो कि रूट किस में, रेडिकल, कौन सा पोर्शन रूट में कन्वर्ट होता है, तो रेडिकल जो है वो रूट में कन्वर्ट होता है। रेडिकल क्या होता है, रूट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ए जो है वो क्या है, ए है आपका कॉलियोप्टाइल। ए क्या है, NCERT का डायग्राम लगाया है मैंने, ठीक है। ए है कॉलियोप्टाइल। बी जो है प्लूम्यूल है और ये प्लूम्यूल क्या बनाता है, PLUMULE। ये प्लूम्यूल आगे क्या बनाता है, शूट बनाता है ना।
सी जो है आपका, ये है आपका रेडिकल जो कि आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, और डी जो है आपका ये है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड। एक CO2 के फिक्स होने के लिए कितना ATP और NADPH चाहिए कैल्विन साइकिल में। तो ये एक थंब रूल है जो आपके NCERT में दिया हुआ है। थंब रूल याद रखिए कि कैल्विन साइकिल में 6 CO2 को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए, 6 CO2 मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए क्या लगता है, 18 ATP लगता है और 12 NADPH लगता है। तो अगर 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 12 ATP लग रहा है तो एक CO2 के लिए कितना लगेगा, एक CO2 के लिए 12/6 मतलब 2 ATP लगेगा ना। और अगर 6 CO2 के लिए कितना लग रहा है, 12 NADPH लग रहा है, तो एक CO2 के लिए कितना NADPH लगेगा, एक मिनट, ओ सॉरी जस्ट अ मिनट, फिर से मिटाती हूँ। देखिए फिर से समझिए, देखिए क्या बोला है कि 6 CO2 के लिए कितना ATP, 18 ATP, मैंने 12 लिख दिया था गलती से, 18 ATP। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP लगेगा, 18/6 मतलब 3 ATP, है ना। एक CO2 के लिए 3 ATP। अगर 6 CO2 के लिए कितना NADPH, 12 NADPH, तो एक CO2 के लिए कितना NADPH, 12/6 मतलब 2 NADPH। बात समझ में आ रही है। तो एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH। देखिए ऑप्शन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। एक के लिए, 6 के लिए नहीं, एक के लिए, और 6 के लिए कितना, 16 ATP और 12 NADPH। ये रहा आपका कैल्विन साइकिल। ये NCERT का नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसके हिसाब से दिखाया गया है, 3 CO2 मॉलिक्यूल के हिसाब से दिखाया गया है, ठीक है ना। ओके, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा। डिटेल चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, एक प्लांट में क्या है, सीड कलर ब्लैक है, जो कि किसकी वजह से हो सकता है, कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों की वजह से हो सकता है, मतलब डोमिनेंट जीन की वजह से हो रहा है। ओवर वाइट, और वाइट कलर किसकी वजह से हो सकता है, इसकी वजह से। अगर हमें पता करना हो कि ब्लैक सीड जो हमें प्राप्त हुआ है उसका जीनोटाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस ही तो करते हैं, और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में जो हमारा प्लांट है, ठीक है, उसको किसके साथ क्रॉस कराते हैं, उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना। तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या है आपका, होमोजाइगस रिसेसिव है आपका बी, ये है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और इसको हमने क्रॉस कराना है किसके साथ, इसको हमने इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो कैपिटल बी या तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ हम इसका क्रॉसिंग कराएंगे, और जैसा जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कैपिटल बी जीनोटाइप हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ कैपिटल बी और यहाँ स्मॉल बी, मतलब सारे के सारे प्रोजेनीज कैसे आएंगे, सारे के सारे ब्लैक सीड वाले आ जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो इस कंडीशन में तो दो चीज़ें आ गई ना, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, इसके साथ ये आएगा तो ऐसा बनेगा, मतलब 50% प्रोजेनी कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, और 50% प्रोजेनी कैसे होंगे, वाइट होंगे। यही तो होता है टेस्ट क्रॉस में, है ना। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस किसके साथ करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद टू ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे ही कट करता है, और उसमें कितने बेस पेयर होते हैं ये पूछ रहा है। तो उसमें 6 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुली फॉर्म सेल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ देखिए आपके NCERT में दिया हुआ है कि ग्रासेस में, ठीक है, आपके NCERT में क्या दिया हुआ है कि ग्रासेस में क्या होता है, एक मिनट, ओके,
देखिए क्या दिया हुआ है कि आपके ग्रासेस में सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल जो होते हैं उनकी वेन्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं लीव्स में, लीव्स के वेन्स पे ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, वाटर अब्जॉर्ब करती हैं और टर्जिडिटी मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से लीफ सरफेस जो है वो जो लीफ होता है वो एक्सपोज हो पाता है, ठीक है। जब ये फ्लैसिड होता है वाटर स्ट्रेस की वजह से, पानी की कमी की वजह से, तो इसकी वजह से लीफ कर्लिंग हो जाता है इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, बुलीफॉर्म सेल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लीफ के अनफोल्डिंग और फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर उसमें वाटर रहेगा तो क्या होगा, तो वो टर्जिड रहेगा, वो खुला हुआ रहेगा, और जब वाटर स्ट्रेस रहेगा तो पानी नहीं रहेगा, फ्लैसिड हो जाएगा और वो सिकुड़ के मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इज द करेक्ट आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, आपका जो चैप्टर है ना एनाटॉमी वाला उसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर ऑफ द जीन, तो ये तो होता है अलील, है ना। नेक्स्ट क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, अभी तो करा था होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ करें, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो उसको बैक क्रॉस बोल देंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट, इसको बोलते हैं प्लॉइडी। तो देख लीजिए ए का 3 इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो चलो भाई मिल गया आंसर, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, दिस इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीन इज यूज बाई गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन, वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए गार्डनर्स क्या करते हैं, ऑक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीन जो कि एक हार्मोन है, ठीक है, इसकी वजह से कॉजेस बट नो डैमेज, इसकी वजह से ग्रास को कोई डैमेज नहीं होता है, सिर्फ वीड्स को ही डैमेज होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑक्सीन है ये मैच्योर मोनोकॉट्स को इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जो मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उन पे इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। तो आई थिंक विद दिस आपका जो बॉटनी पोर्शन था वो होता है। आई गेस कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, नहीं आई हो तो आप प्लीज़ इनको जानिए, समझिए, देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके कवर किए हैं, और आप क्वेश्चंस के जो आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए या आप कमेंट करिए, ठीक है ना। ओके, फिर चलिए, अगर आपको और इस तरीके के PYQs के सॉल्यूशंस चाहिए होंगे विद ऑल द एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।